भी देख पा रहे हैं कि आज का हमारा क्लास यूनिट 9 जो पेपर 1 का है उसके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण से संबंधित किए जा रहे प्रयासों का जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो कार्यक्रम है उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो आज हम राष्ट्रीय स्तर के सभी कार्यक्रम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ ये समझना पड़ेगा कि स्वतंत्र भारत में पर्यावरण संबंधी कौन कौन सी नीतियाँ और कानून पर्यावरण के संरक्षण के लिए लाया गया, उसके बारे में एक थोड़ा सा इंट्रो समझ लेते हैं ताकि आपको इसको समझने में ज़्यादा उपयोगी होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था और उसमें मूल रूप में यदि देखा जाए तो उसमें पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ऐसा कोई विशेष कानून नहीं था। लेकिन जब उसके बाद ये देखा गया कि जैसे 1972 में सबसे पहले जो पृथ्वी सम्मेलन या फिर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक महत्वपूर्ण सम्मेलन स्टॉकहोम में हुआ, जिसको स्टॉकहोम सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। इसने भारत सरकार का ध्यान पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा और सरकार ने 1976 में संविधान में संशोधन कर 2 महत्वपूर्ण अनुच्छेद 48A तथा 51A जी इसमें जोड़े। तो और इसके अलावा भी यदि देखा जाए तो कई ऐसी घटनाएं होती है, जैसे हमारे देश में भी पर्यावरण संबंधित घटनाओं का जो एक तरह से जैसे प्रदूषण से संबंधित घटनाएं घटित जो हो रही थी, जिसमें आप देखेंगे कि जो हमारे सिलेबस में है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, तो वो जो अधिनियम आया तो उसके उस समय तत्कालिक रीजन में देखते हैं, एक तो ये स्टॉकहोम सम्मेलन का जो था इससे तो है ही, उसके अलावा भोपाल गैस त्रासदी हुआ था उसमें, तो उससे संबंधित इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून की आवश्यकता महसूस किया कि जो देश में पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को उत्तरदायी बनाए और उसके लिए जागरूक भी बनाए। तो अनुच्छेद 41 जो राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों एवं वन्य जीव की रक्षा करे। तो ये यदि पूछा जाए कि अनुच्छेद 48 ये राज्य क्या निर्देश देता है, तो ये राज्य सरकार को निर्देश देता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों एवं वन्य जीव, वन तथा उसमें रहने वाले जो जीव हैं उनकी रक्षा करे। वहीं अनुच्छेद 51A जी के अंतर्गत नागरिकों को कर्तव्य प्रदान करता है, मतलब ये नागरिकों से संबंधित है, इसमें उन्हें ये ड्यूटी निर्धारित करता है, उनको एक अपना नैतिक कर्तव्य बताता है कि वे प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करे तथा उसका संवर्धन करे, साथ ही सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहे, मतलब उनकी हत्या ना करे। जैसे आप जानते हैं जैव विविधता मतलब जो हमारे पर्यावरण में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु होते हैं, यदि हम उसका शिकार के दृष्टि से, भोजन की दृष्टि से यदि हम उसका वध करेंगे, हत्या करेंगे, तो हमारे पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित होता है। तो इसलिए ये अनुच्छेद 51A जी के तहत नागरिकों को कर्तव्य प्रदान किया गया। स्वतंत्रता के पश्चात बढ़ते हुए औद्योगिकीकरण, यानी कि जो इतने सारे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, औद्योगिकीकरण मतलब कि ऐसे प्रयास जिससे तीव्र गति से डेवलपमेंट हो सके, फैक्ट्री के माध्यम से, अन्य सारे उद्योगों के माध्यम से, साथ ही शहरीकरण मतलब कि शहरीकरण का विकास होने लगा, गांव से लोग शहर की ओर मूव करने लगे तथा जनसंख्या में तेजी से हो रही वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई है। और इन सभी चीजों से क्या हुआ, कहीं ना कहीं जंगलों का कटाव हुआ, कृषि योग्य भूमि बनाने के उसमें होड़ में पेड़ पौधों को काटा गया, उससे जीव जंतु भी वहां जो रहने वाले थे वो अपने घर से, आवास से विहीन हुए। पर्यावरण की गुणवत्ता की इस कमी में प्रभावी नियंत्रण व प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय समय पर अनेक कानून व नियम बनाए हैं, जिनमें से अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण था। ज्यादातर जो कानून थे वो इस बेस पे था कि किस प्रकार से प्रदूषण का नियंत्रण हो सके, उसका निवारण हो सके। तो अब हम आगे देखते हैं कि पर्यावरण संबंधित जो कौन कौन से कानून व नियम है, तो कानून इसमें बहुत सारे और भी थे, परंतु मैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो थोड़ा आपको ध्यान में रखना है उसको शॉर्ट में उन महत्वपूर्ण कानूनों को यहाँ पे हम रख रहे हैं। पहला तो कानून ये है कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम जो है 1974 में आया था। तो ये जल प्रदूषण से संबंधित है, आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। एसईसी से संबंधित है जल उपकर प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1977, और वायु प्रदूषण से संबंधित कानून है जिसमें वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ये आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे अभी। और भूमि प्रदूषण संबंधी कानून भी है, इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण संबंधी कानून भी है। ध्वनि प्रदूषण जो आप कभी कभी न्यूज में भी सुनते रहते होंगे, तो इससे संबंधित कानून भी यहाँ पे है। और उसके अलावा जो मुख्य है वन्य तथा वन्यजीव संबंधी कानून। हाँ सर, ये वाली स्लाइड प्लीज इंग्लिश में जब आप डाले तब डाल दीजिएगा ना, ये वाला। अच्छा, इसको ठीक है, ये डल जाएगा आपका, अभी ओके आप सर। इसको देख लीजिए। हाँ, वन तथा वन्यजीव संबंधी कानून जो है उसके उसका भी आपको ध्यान रख सकते हैं।
और मोस्टली जो आपको डिटेल में पढ़ना है वो इस स्लाइड में पूरा है, परंतु यहाँ पे थोड़ा जब इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि इससे संबंधित और भी कानून है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960, वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये इसमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन भी यदि कभी आते हैं कि जो वन्य जीव है उनके संरक्षण से, जैसे टाइगर को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान किया गया है, तो ये कौन से कानून है, तो 1972 का कानून है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का एक्ट है, और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 का है। इसी तरह से जैव विविधता बायोडिवर्सिटी अधिनियम जो है इसका 2002 में ये कानून पारित हुआ था। तो इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण कानून है जो आप एक ओवरव्यू जान सकते हैं। बाकी जो डिटेल आपको पढ़ना है वो आगे की स्लाइड में आप देखेंगे और उसको फोकस करना है, क्योंकि सारे कानून को यदि आप पढ़ने लगेंगे तो आपका एक अलग ही बिल्कुल यूनिट जैसा लगेगा, आपको बहुत लंबा वो चला जाएगा। तो जो मुख्य रूप से हमने, एक तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, क्योंकि यदि प्रश्न इससे आते हैं, वैसे सिलेबस के उसमें अलग से मेंशन नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार देख लेते हैं, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। तो 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारत जीव जंतु और वनस्पतियों को समाप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी समझौते 1976 का सदस्य बना है। तो इस दृष्टि से भी ये कानून का अपना एक अलग ही महत्व हो जाता है, क्योंकि भारत में जो जीव जंतु हैं, जैसे वन्य जीव जितने भी हैं, जैसे कि हमने पहले कहा टाइगर है, अन्य सारे जीव जंतु हैं, जैसे कई बार जंगली गधा होते हैं, ऊंट होते हैं, अन्य जो जीव हैं नदियों में भी रहने वाले, तो इन सभी जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए जो लुप्त होने के कगार पे पहुंच गए हैं, मतलब डेंजरस उसमें जोन में आ चुके हैं, तो ऐसे जीवों की रक्षा करने के लिए वन्य जीव संरक्षण कानून बनाया गया है, जिसमें उनका शिकार तो प्रतिबंधित किया ही गया है, बल्कि वो किसी अन्य तरीके से भी यदि उसको कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन, जिसको यूनेस्को के नाम से जाना जाता है, उसका मानव और जैव मंडल कार्यक्रम, ह्यूमन एंड बायो डायवर्सिटी, ह्यूमन एंड बायो रिजर्व वाला जो कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत ये भारत में चलाया जाता है। ये जो वन्य जीव संरक्षण अभियान है, और विलुप्त होती विभिन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए कई परियोजनाएं यहाँ पे संचालित की जाती है। जैसे शेर के जो सिंह है उसके संरक्षण के लिए 1972 में, और बाघ के संरक्षण के लिए 1973 में, मगरमच्छ के संरक्षण के लिए 1984 में, तथा भूरे रंग के हिरण के लिए ऐसी परियोजनाएं अलग से चलाई गई थी। ये परियोजनाएं स्पेशली वैसे विलुप्त होने के कगार पर पहुंची हुई प्रजातियों के लिए किया जाता है, ताकि उनका संरक्षण समय रहते सुनिश्चित किया जा सके, और वो जो जीव है वो हमारे पर्यावरण में बने रहे, हमारे जो जैव विविधता का जो एक समृद्ध विरासत है उसमें वो सभी बने रहे। इस दृष्टि से इसमें किया जाता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या थे, तो इसके मुख्य प्रावधान को आप ध्यान रख सकते हैं। संकटग्रस्त वन्य प्राणियों की सूची तैयार करना, कि कौन से प्राणी अभी जो विद्यमान है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी बहुत कम पॉपुलेशन बच गया हो, या वो विलुप्त होने के कगार पे हो, या फिर देश के पूरे जो भाग में फैला रहता था वो सिमटते हुए किन्हीं खास खास क्षेत्रों में सिमट करके बच गया हो, तो उनके शिकार पर प्रतिबंध लगाना। जो संकटग्रस्त प्राणी है उनका सूची बनाना और उसके शिकार को प्रतिबंधित करना। संकटग्रस्त पौधों को भी संरक्षण प्रदान करना। ये भी ध्यान रखना है कि इसमें केवल वन्य जीव में आता है, तो केवल वो जीव जो है जंतु ही नहीं, बल्कि पेड़ पौधे भी उसमें आते हैं। जो संकटग्रस्त पौधे हैं उनका भी संरक्षण करना। राष्ट्रीय चिड़ियाघरों तथा अभ्यारण्यों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखना तथा प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर बनाना, और लुप्त होती प्रजातियों को संरक्षण देना, उनके लिए अवैध व्यापार को रोकना। अवैध व्यापार जैसे कि उनके जैसे हाथी है, तो हाथी के दांत का व्यापार होता है, तो अन्य जैसे जीव है जैसे कछुआ है, तो उनको भी मार करके औषधि की दृष्टि से या अन्य किसी दृष्टि से, या फिर उनका व्यापार करना मछलियों का। तो जो जीव लुप्त हो रहे हैं उनकी प्रजातियों के अवैध व्यापार को, जो इलीगली जो एक तरीके से ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनको रोकने का प्रयास करना, ताकि उन जीवों का व्यापार की दृष्टि से, आर्थिक लाभ कमाने की दृष्टि से हत्या ना हो और उनका जनसंख्या कम ना हो। चिड़ियाघरों व अभ्यारण्यों में वन वृद्धि कराना, मतलब ऐसे जीवों की जो संख्या घट रही है, गिर रही है, उसकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश करना। वन्य जीव के लाभों को जानकारी तथा शिक्षा के माध्यम से प्रचार करना। इसके लिए ये बहुत ही अवेयरनेस वाली प्रोग्राम होता है कि हम वन्य जीव हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, हम क्यों उसका संरक्षण करें। तो इस संबंध में उनके लाभों को, यदि हम उसके लाभों को पब्लिक को बताएंगे, हम अपने युवा वर्ग को बताएंगे, विद्यार्थियों को बताएंगे, यानी जन सामान्य को भी यदि उसके प्रति अवेयर करेंगे, तो ज्यादातर संभव है कि उन जीवों की जो अनुचित तरीके से हत्या और शिकार और फिर व्यापार के लिए लाभ कमाने की जो दृष्टि से वो प्रयास करते हैं वो ना करें। ज्यादातर जो
अपराध होते हैं वो अज्ञान की वजह से ही होते हैं, तो उस अज्ञान को शिक्षा के माध्यम से प्रचारित करके दूर करने का कोशिश करना। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण का गठन करना ताकि इन जीवों की जो सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। वन्य जीवन परामर्श बोर्ड का गठन करना तथा उसके कार्य तथा अधिकार सुनिश्चित करना इसके मुख्य उद्देश्य है। हम आगे देखते हैं कि जो हमारा महत्वपूर्ण है टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो इस अधिनियम का क्या बैकग्राउंड है, तो इसका जो संकल्पना निकल के आया वो संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन, मतलब जो फर्स्ट वुमेन इन्वायरमेंट कॉन्वेकेशन जो हुआ, कॉन्वेंशन जो हुआ, सम्मेलन जो हुआ, उसमें 5 जून 1972 में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ था। जैसे जैसे पृथ्वी दिवस के रूप में हम देखते हैं 5 जून को, तो उससे प्रभावित होकर के भारत ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया। इसके अलावा उस समय और भी घटनाएं भारत में भी हुई, जैसे कि भोपाल गैस त्रासदी। तो इन सब से क्या हुआ कि उन्हें लगा कि भारत सरकार को भी लगा कि हमारे देश में भी पर्यावरण के प्रति लोगों में व्यापक जागरूकता होनी चाहिए और उसके लिए पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ ऐसे प्रावधान होने चाहिए, कुछ ऐसे कानून होना चाहिए जिससे गवर्नमेंट भी उसके लिए उत्तरदायी हो और उन चीजों को सुनिश्चित कर सके कि पर्यावरण हमारा प्रदूषित ना हो, पर्यावरण का संरक्षण हो सके। यह विशाल अधिनियम है, मतलब कि बहुत ही व्यापक है और जो पर्यावरण के समस्त विषयों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में घातक जो रसायन है, जैसे मैंने कहा ना, इसको आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी, तो घातक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना तथा पारिस्थितिक तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। तो हमारे पर्यावरण में घातक रसायन ना ज्यादा मिक्स हो जाए और ज्यादा घातक प्रदूषकों का इसमें मिश्रण ना हो, इस दृष्टि से प्रयास करना है कि वो सभी हमारे पर्यावरण से दूर रहे। इस अधिनियम में 26 धाराएं, कितने 26 धाराएं हैं, 4 अध्यायों में बांटा गया है। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 में लागू किया गया था, तो इसलिए इसे अधिनियम 1986 के नाम से जानते हैं। अधिनियम की पृष्ठभूमि व उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल बिंदुओं को इसके द्वारा आप देख सकते हैं। पहला तो इसमें जो अधिनियम का मुख्य उद्देश्य है वो है पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, मतलब हमारा जो इन्वायरमेंट है उसका प्रोटेक्शन हो और उसकी स्थिति में सुधार हो। और मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को कार्यान्वित करना। जो अब जब हम अंतर्राष्ट्रीय प्रयास पढ़ेंगे तो उसमें हम ये पढ़ेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन। इसके लिए पूरे देश जो विश्व के अन्य राष्ट्र हैं उन सभी ने मिल करके एक सम्मेलन किया, जिसमें ये एक तरीके से निष्कर्ष निकाला गया कि हम सभी मिल करके पर्यावरण के प्रति सचेत रहें और पर्यावरण संरक्षण में कुछ महत्वपूर्ण जो लक्ष्य रखे गए उनके प्रति सजग रहते हुए अपने अपने देश में उस तरीके के नियम को अनुपालन करने में लोगों को प्रोत्साहित करें, अन्य जो संगठन है उनको भी उसमें इन्वॉल्व करें। तो इस नियमों को कार्यान्वित करने का इसका उद्देश्य भी है। मानव प्राणियों जीवों पादपों को संकट से बचाने का इसमें उद्देश्य है। जैसे मानव का भी और प्राणी, जो जितने भी प्राणी आते हैं, जीव वन्य जीव हो गए, हमारे जो अन्य जीव हैं तथा पादपों यानी कि पेड़ पौधों, इन जो संकटग्रस्त प्राणी हैं इन सभी की रक्षा करना इसमें उद्देश्य है। पर्यावरण संरक्षण हेतु सामान्य एवं व्यापक विधि निर्मित करना। पर्यावरण संरक्षण हेतु जो भी उपयुक्त नियम हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं, उनके लिए सामान्य नियम हो तो सामान्य एवं व्यापक मतलब अन्य पूरा व्यापक स्तर पर लागू होने वाले पब्लिक से लेकर गवर्नमेंट तक जितने भी है उन नियमों का निर्धारण कर सकते हैं। और विद्यमान कानूनों के अंतर्गत जो भी हमारे देश में अभी कानून विद्यमान है उनके अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों, उसके संबंधित जो प्राधिकरण है उनका गठन करना तथा उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय मतलब कोऑर्डिनेशन एक तरीके से स्टैब्लिश करना, ताकि वो प्रॉपर अच्छे तरीके से काम कर सके और जो भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उसे चरणबद्ध तरीके से उसे प्राप्त करके उस उद्देश्य को पूर्ण कर सके। साथ ही मानवीय पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने के लिए दंड की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे नहीं मानता है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसके लिए क्या समुचित दंड हो उसकी व्यवस्था करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम एक व्यापक कानून है, इससे हम देख पाते हैं। इसके द्वारा केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां आ जाती है इस कानून के माध्यम से जिनके द्वारा वह पर्यावरण की गुणवत्ता के संरक्षण व सुधार हेतु उचित कदम उठा सकती है। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार को पर्यावरण गुणवत्ता मानक निर्धारित करने, औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने मतलब उसको मैनेज करने के लिए, दुर्घटना से बचाने के लिए सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने तथा हानिकारक तत्वों का निपटान करने में, प्रदूषण के मामलों की जांच एवं शोध करने हेतु प्रभावित क्षेत्रों को तत्काल निरीक्षण करने और प्रयोगशालाओं का निर्माण तथा जानकारी एकत्रित करने के लिए कार्य सौंपे गए हैं। तो ये केंद्र सरकार ने सभी संबंधित जो उनके संगठक हैं, जो अन्य पार्ट्स हैं, उन सभी को इस प्रकार से जो संबंधित कार्य हैं उनको सौंपे गए हैं। इस कानून का एक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह पहली बार व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को इस कानून का पालन न करने वाली फैक्ट्रियों के खिलाफ केस दर्ज करने का अधिकार प्रदान किया गया है कि यदि कोई ऐसा फैक्ट्री है जो
इस कानून के तहत पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक इस कानून के पालन न करने वाले फैक्ट्रियों के खिलाफ केस दर्ज करने का अधिकार रखता है और वो चाहे तो किसी ऐसी फैक्ट्री जो इस कानून का उल्लंघन करता है उसके प्रति एफआईआर दर्ज कर सकता है। तो ये कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो आपको जानना था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं जो आपका सिलेबस में है, वो है जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो NAPCC इसको औपचारिक रूप से 30 जून 2008 को लागू किया गया था। तो ये इसमें 8 कुल मिशन है, तो इसके बारे में आप देखेंगे, काफी अच्छा आपको लगेगा। और इसमें जो जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण, आपने देखे होंगे इन्वायरमेंट के अंतर्गत आपने पढ़ा हुआ जलवायु परिवर्तन का टॉपिक, तो वो जो हमारे जलवायु परिवर्तन जब होता है तो हमारी पूरी जो जीवन है, हमारी जो पूरा लाइफ लाइन है वो प्रभावित होते हैं, जीव जंतुओं का भी, पर्यावरण के साथ साथ अन्य सभी संगठनों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसीलिए बढ़ते प्रदूषण और उनके आधार पर जलवायु में हो रहे व्यापक परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए ये कार्य योजना तैयार किया गया था और ये 30 जून 2008 को लागू किया गया है। यह उन साधनों की पहचान करता है जो विकास के लक्ष्य को प्रोत्साहित करते हैं, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर विमर्श के लाभों को प्रभावशाली रूप से प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय कार्य योजना के कोर के रूप में, इसके जो कोर है उसके रूप में 8 राष्ट्रीय मिशन है। ये मेन फैक्ट है आपका कि इसमें 8 राष्ट्रीय मिशन है। वे जलवायु परिवर्तन, अनुकूलन, न्यूनीकरण, ऊर्जा दक्षता एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण की समझ को बढ़ावा देने पे केंद्रित है। इसमें क्या क्या आ जाते हैं मुख्य रूप से? तो पहला तो जलवायु परिवर्तन है, अनुकूलन, न्यूनीकरण मतलब जो नुकसान हो रहा है उसको कम से कम करना, ऊर्जा दक्षता, पावर जो हमारी ऊर्जा हर जीवन में आवश्यक है, हर तरह की उन्नति में आवश्यक है, तो उनके लिए हम स्किलफुल कैसे बने, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कैसे हो, इसकी समझ को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो अब इसके अंतर्गत 8 कौन कौन से मिशन है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। तो पहला जो मिशन है वो राष्ट्रीय सौर मिशन, यानी कि नेशनल सोलर मिशन, तो सौर ऊर्जा से संबंधित है और इसके बारे में हम आगे इन सभी 8 के बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा है विकसित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन, सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन और राष्ट्रीय जल मिशन, जो जल संरक्षण और उसके जो गुणवत्तापूर्ण जो पेयजल है उनकी व्यवस्था से संबंधित है। सुस्थिर हिमालय पारिस्थितिक तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन, हिमालय क्षेत्र के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके लिए जो राष्ट्रीय मिशन है। हरित भारत राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत जिसमें वनों से संबंधित, वन के जो दायरे हैं उनको बढ़ाना और उसके संरक्षण से संबंधित है। सुस्थिर कृषि हेतु राष्ट्रीय मिशन और लास्ट में जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, कि जलवायु परिवर्तन से कैसे हम मुकाबला कर सकें और उनको कैसे हम जलवायु परिवर्तन सही से हमारा मैनेज रहे, तो इस संबंधित जो हमारा राष्ट्रीय मिशन है ये 8 मुख्य मिशन है। तो इसको अलग अलग पढ़ते हैं क्योंकि इससे अलग अलग प्रश्न आ जाते हैं, 1-2 प्रश्न कभी, तो इसको आप यदि 8 को पढ़े रहेंगे तो यदि कोई प्रश्न आता है तो आप उससे आराम से ऑब्जेक्टिव में से सही विकल्प को चयन कर सकते हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, तो इस मिशन का उद्देश्य देश में जो है कुल ऊर्जा उत्पादन में सौर ऊर्जा के अंश के साथ अन्य नवीकरणीय संसाधनों की संभावना को बढ़ाना है। नवीकरणीय ऊर्जा जो प्रदूषण मुक्त होते हैं, जो बहुत ही पर्यावरण को कम नुकसान पहुंचाते हैं, साथ ही ये जो नवीकरणीय जो ऊर्जा संसाधन है जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, तो ये सभी इसका उद्देश्य है कि इस राष्ट्रीय सौर मिशन के अंतर्गत ऐसे नवीकरणीय संसाधनों का ऊर्जा उत्पादन में इसके जो भागीदारी है उसको ज्यादा बढ़ाना है। यह मिशन शोध एवं विकास कार्यक्रम को आरंभ करने की भी मांग करता है कि इस क्षेत्र में इस उद्देश्य से रिसर्च किया जाए और रिसर्च एवं उसके जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ऐसे इसमें आरंभ किए जाए ज्यादा से ज्यादा, जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के साथ लेकर अधिक लागत और प्रभावी रूप से सुस्थिर एवं सुविधाजनक सौर ऊर्जा तंत्रों की संभावनाओं की तलाश करना है इसका एक मुख्य उद्देश्य है। जिसमें कि आप देखते होंगे कि बहुत तरह के जैसे गुजरात और अन्य क्षेत्रों में जो सौर मिशन है उसके अंतर्गत सोलर प्लांट के बड़े बड़े प्लांट एस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, उसमें अन्य देशों के सहयोग के साथ भी ये कार्य किए जा रहे हैं। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने शहरी क्षेत्रों, औद्योगिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सौर ऊर्जा से सभी निम्न तापमान, जिसमें कि 150 से नीचे जो तापमान है सेंटीग्रेड बिलो 150 डिग्री सेंटीग्रेड वाले अनुप्रयोगों के लिए 80% राशि तथा मध्यम तापमान जो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के अनुप्रयोगों हेतु 60% राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य लिखा है। यानी कि जहाँ पे न्यून तापमान है 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है वहाँ के लिए 80% और मध्यम तापमान के लिए यानी कि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 60% राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसे हासिल करने के लिए समय सीमा वर्ष जो 2017 तक
11वें से 12वें पंचवर्षीय योजना की अवधि तक तय की गई थी। इसके अतिरिक्त ग्रामीण अनुप्रयोगों को सरकारी निजी भागीदारी के तहत लागू किया जाना है, मतलब कि जो निजी क्षेत्र के जो लोग हैं उनके भागीदारी के तहत इसको लागू किया जाना था। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना ने वर्ष 2017 तक एक एकीकृत संसाधनों से 1000 मेगावाट प्रति वर्ष फोटोवोल्टाइक उत्पादन यानी कि जो सोलर सिस्टम के माध्यम से 1000 मेगावाट जो प्रति वर्ष बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा। साथ ही 1000 मेगावाट की संकेंद्रित सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता प्राप्त करने का लक्ष्य भी इसमें रखा गया। नेक्स्ट जो हमारा मिशन था उसमें संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। तो संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने हेतु पहले से कई उपायों को अपनाया गया है। इनके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के उद्देश्य जो इसमें शामिल किया गया है वो है बड़े पैमाने पर ऊर्जा का उपभोग करने वाले उद्योगों में जो फैक्ट्री है उसमें ऊर्जा कटौती की मितव्ययता को वैधानिक बनाना, मतलब वो अपने ऊर्जा का जो उपयोग है वो नियमित रूप से मतलब मितव्ययी तरीके से नियंत्रित तरीके से करे, उसको नियमानुसार निर्धारित करना एवं बाजार आधारित संरचना के साथ साथ अधिक ऊर्जा की बचत को प्रमाणित करने हेतु एक ढांचा तैयार करना ताकि इस बचत को व्यावसायिक लाभ लिया जा सके। मतलब बिजली की जो प्रयोग कर रहे हैं फैक्ट्री में वो सही तरीके से मैनेज तरीके से करें ताकि उसका बचत हो सके और उसका व्यावसायिक लाभ भी उसका प्राप्त हो सके। कुछ क्षेत्रों में ऊर्जा दक्ष उपकरणों उत्पादों को वाहन योग्य बनाने हेतु नवीन उपायों को अपनाना इसके अंतर्गत रखा गया। वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक तंत्र का निर्माण तथा भविष्य में होने वाली ऊर्जा बचतों के दोहन हेतु कार्यक्रमों का निर्माण और उसके लिए सरकारी निजी भागीदारी की व्यवस्था करना इसके अंतर्गत शामिल था। ऊर्जा दक्षता बढ़ाने हेतु ऊर्जा दक्ष प्रमाणित उपकरणों पर विभेदीकृत करारोपण सहित करों में छूट जैसे वित्तीय उपायों को विकसित करना। मतलब इसमें यह भी बताया गया है कि ऊर्जा दक्षता को प्रमाणित करने वाले उपकरणों का विभेदीकरण करारोपण सहित यदि कोई मान लो किस प्रकार से ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग करते हैं तो उसके लिए कर उस पे लगाना, और जो इस प्रकार के नियमों का अच्छे तरीके से पालन करते हैं ऊर्जा बचत में ऊर्जा के विनियोजन में सही भूमिका निभाते हैं तो उसके लिए करों में छूट जैसी वित्तीय उपायों को भी विकसित किया गया है ताकि लोग इससे आकर्षित होकर के पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दे सके। दूसरा नेक्स्ट जो तीसरा हमारा जो मिशन था उसमें सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन था। सुस्थिर निवास मतलब जो हमारे जो इस मिशन का लक्ष्य है वो निवास को अधिक सुस्थिर मतलब स्थिर बनाए रखना ताकि जो हमारे रहने योग्य जो वातावरण है परिस्थितियां है वो बहुत ही अनुकूल और अच्छे हो सके, उसमें गुणवत्ता में सुधार हो। इसके लिए 3 सूत्रीय अधिगम पर जोर दिया गया है। पहला तो है कि आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रों कि भवन में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। जो आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र में जो रहन सहन का जो भवन है हमारे उसके लिए ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना। शहरी ठोस अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन, जो शहर में ठोस अपशिष्ट जो निकलते हैं अवांछनीय तत्व के रूप में उसका समुचित प्रबंधन हो, उसका सही तरीके से मैनेजमेंट हो, उसका सही तरीके से निष्कासन हो। और शहरी सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देना, क्योंकि जहाँ भी हम रहते हैं तो वहाँ क्या क्या चाहिए, उसमें ऊर्जा चाहिए। जिस भी हम शहर में रहते हैं, जिस भी जगह पे रहते हैं, तो हमें वहाँ रहने के लिए हमें खाने पीने या अन्य सभी इस तरह के जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए पर्याप्त मात्रा में ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा के साथ साथ जो भी अपशिष्ट पदार्थ वहाँ पे जमा हो रहा है वो उसका निष्कासन सही तरीके से होना चाहिए। और साथ में हमें अन्य कार्यों के लिए बाहर निकलना भी पड़ता है तो उसके लिए एक समुचित परिवहन की व्यवस्था है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था, एक उचित ट्रांसपोर्ट भी होना चाहिए जो ऊर्जा के दृष्टि से भी अनुकूल हो, पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अनुकूल हो, पर्यावरण प्रदूषण कम से कम हो। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये योजना बनाया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन का लक्ष्य जल संरक्षण, जल की बर्बादी कम करना तथा एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के द्वारा जल का अधिक न्यायोचित वितरण करना है। मतलब जैसे आप देखते हैं कि हमारे ग्रामीण एरिया और शहरी एरिया में जो जल सभी के लिए जीवन के लिए आवश्यक है, तो ऐसे क्षेत्रों में जल का संरक्षण करने के साथ साथ एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के द्वारा मतलब एक मैनेज तरीके से एकीकृत जल संसाधन का जो वितरण सिस्टम हो, जहाँ से एक सिस्टम से सभी के पास जल का वितरण हो और जल का वितरण न्यायोचित तरीके से, मतलब
बराबर रूपों में जितना सबको आवश्यक है उस तरीके से एक लॉजिकल वे में सबको समान रूप से जल का बिना भेदभाव का वितरण हो सके और जल तक पहुंच सबका हो और स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति इसमें की जा सके। इन सभी चीजों को राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत रखा गया है। राष्ट्रीय जल मिशन जल के उपयोग में 20% तक दक्षता बढ़ाने हेतु एक ढांचा का निर्माण करेगा। ऐसा उस लक्ष्य में रखा गया था कि ये जल का जो उपयोग है वो 10% तक इसमें और भी अच्छे से दक्षता है वो हासिल कर लेगा। यह वर्षा जल जो रेनफॉल के रूप में जो वर्षा जल जो गिरता है उसका संरक्षण, संवर्धन और संचयन के माध्यम से एवं नदी प्रवाह की विषमता से निपटने हेतु सतही एवं भूगर्भीय जल के भंडारण। तो यहाँ पे जल का भंडारण कहाँ कहाँ से हो रहा है? वर्षा जल, नदी प्रवाह की विषमता से निपटने हेतु सतही और भूगर्भीय जल के भंडारण, वर्षा जल संचयन, स्प्रिंकलर तथा ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई मतलब कि जैसे पहले होता था ना सिंचाई के लिए कि कुआं यहाँ पे है, कुआं से यहाँ पानी निकाला जाता था मशीन या ट्यूबवेल के माध्यम से और ये नाली के माध्यम से खेतों में दूर तक जहाँ भी किसी को पटाना होता था, मतलब पानी देना होता था, जिसको सिंचाई कहते हैं, तो लोकल उसमें यहाँ से क्या है कि उस नली के माध्यम से पहुंचाया जाता था। तो इतनी दूर का जो था भूमि था वो अनावश्यक रूप से जल का शोषण करता था। मान लीजिए हमारा खेत यहाँ पे है, तो इतना दूर आने के लिए जो जल व्यर्थ ही बर्बाद होता था, तो इसको ड्रिप सिंचाई के माध्यम से कि डायरेक्ट यहाँ से पाइप के थ्रू से ला करके और यहाँ पे सीधा एक नल हो, एक ऐसा कुछ हो जिसमें ये जल अपने आप ही यहाँ छिड़कता हुआ दूर दूर एक तरह से ड्रिप सिंचाई के रूप में कार्य करता है, ताकि जो अनावश्यक जो इन क्षेत्रों में जल का जो अवशोषण हो रहा था बहने के क्रम में वो ना हो। तो ये काफी उपयोगी है और जहाँ जल की आवश्यकता है वहां सीधा बिना जल का नुकसान किए आराम से पहुंचाया जा सकता है और कम से कम पानी में अधिक से अधिक सिंचाई के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। तो ऐसे जो नई नई टेक्निक्स हैं उसके माध्यम से अधिक दक्ष सिंचाई व्यवस्था की सिफारिश करता है। तो ये राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत, यानी कि आप ये ध्यान रख सकते हैं कि इसके अंतर्गत राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल से संबंधित सभी जो कुशलता है, जो सभी उपयोगी जो संभावनाएं हो सकते थे, जो सुविधाएं हो सकते थे, उन सबको लागू करते हुए जल की जो पेयजल व्यवस्था है, सिंचाई व्यवस्था है, इन सभी को समुन्नत करना, सुदृढ़ करना है। सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। हिमालय क्षेत्र में जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सुस्थिर बने रहे, सस्टेनेबल बने रहे और उसके अलावा उन क्षेत्रों में जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो संतुलित होकर के संतुलित तरीके से वहाँ पे जीवों का, पर्यावरणीय दशाओं का बैलेंस बना रहे। इस दृष्टि से इस कार्यक्रम में स्थानीय समुदाय जो शामिल है, विशेषकर पंचायतों, पारिस्थितिकी संसाधनों के प्रबंधन हेतु सशक्तिकरण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। यह राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में वर्णित निम्नलिखित उपायों की पुष्टि भी करता है, जिसमें पहला है पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र को सुस्थिर विकसित विकास हेतु भूमि उपयोग के लिए उचित योजना एवं जल छाजन प्रबंधन नीति को अपनाना। इसमें भूमि प्रबंधन हेतु क्या है? भूमि उपयोग की उचित योजना बनाना, जल छाजन प्रबंधन मतलब वर्षा जल और ये सभी जो जल आते हैं उनके छाजन और उसके प्रबंधन नीति को अपनाना, संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान से बचाने हेतु भूदृश्यों के संरक्षण हेतु आधारभूत संरचना के निर्माण की सर्वोत्तम नीति अपनाना और जैव कृषि को बढ़ावा देकर फसल की पारंपरिक किस्मों की खेती करना। जो केमिकल खाद है वो पर्यावरण में प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और कई प्रकार के फसलों में अनुचित जो हमारे जो केमिकल्स हैं वो प्रवेश कर जाते हैं जिससे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। तो इसलिए जैव कृषि को बढ़ावा देकर फसलों की पारंपरिक किस्मों की खेती करना तथा बागवानी को प्रोत्साहित करना ताकि किसान मूल्य प्रीमियम का लाभ प्राप्त कर सके। ऐसी दृष्टि से इसमें ये सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत हम देख सकते हैं। साथ ही स्थानीय समुदायों को आजीविका के बेहतर साधन उपलब्ध हो सके, इसके हेतु सुस्थिर पर्यटन को बढ़ावा देना, क्योंकि जो हिमालयी क्षेत्र है, हिमालयी पारिस्थितिकी क्षेत्र है, वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही समृद्ध है और पर्यटन की बहुत ही अपार संभावनाएं हैं उन क्षेत्रों में। तो इसलिए वहां पे आजीविका का बेहतर साधन उपलब्ध हो सके, तो इसलिए स्थानीय समुदायों को, इन क्षेत्रों के जो स्थानीय समुदाय हैं उनकी आजीविका को बेहतर बनाने के लिए पर्यटन की सुविधा है उसको बढ़ावा देने हेतु उचित नीतियों का निर्माण करना एवं बहुल भागीदारी को सुनिश्चित करना, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम पीपल उसमें पार्टिसिपेट कर सके, इसको सुनिश्चित करना। पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटकों के आवागमन को नियंत्रित करने के उपायों पर बल देना कि किस प्रकार से उसका कंट्रोल हो सके और सही तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से मैक्सिमम जो पर्यटक हैं वो वहाँ पे जा सके और उसका एक तरीके से अवलोकन कर सके
और इसके लिए पारिस्थितिकी जो पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता को उसके अनुरूप उसके नियंत्रण करना, ताकि वो उसके वहन के योग्य हो। नहीं तो अत्यधिक लोग अनियंत्रित तरीके से यदि पर्वतीय क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ के पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करते हैं, तो कई तरह के आपदा आपको देखने को मिल सकता है। जैसे ये माना जाता है कि केदारनाथ में जो आपदा आया था, वो कहीं न कहीं अत्यधिक जो पर्यटक वहाँ पे जाते हैं घूमने के लिए और फिर वहाँ जाते हैं, रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं और होटलों में अन्य जगहों पे, तो जो वो प्रदूषण के जो कचरे आदि जो वहाँ फेंक देते हैं नदी में, गंगा नदी में या अन्य क्षेत्रों में, तो वहाँ पे जैसे वनों का कटाव होटल निर्माण के लिए या अन्य चीजों के निर्माण के लिए, तो इससे जो पारिस्थितिकी तंत्र पे जो अनावश्यक दबाव पड़ता है, तो इससे कहीं न कहीं बाद में प्रकृति का प्रकोप देखने को मिलता है आपदा के रूप में। तो ऐसी चीजों में कि ये जो पर्यटक आ रहे हैं, इनका प्रोत्साहन तो हो, लोग और अधिक से अधिक आए, लेकिन व्यवस्थित तरीके से, इस तरीके से आए कि ज्यादा से ज्यादा वहाँ दबाव ना पड़े और मैनेज वे में उसको पारिस्थितिकी को बिना नुकसान किए बेहतर डेवलपमेंट हो सके। तो इसकी इसीलिए ये है कि सुस्थिर हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, मतलब यहाँ पे हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र में एक स्थिर तरीके से सस्टेनेबल तरीके से उसका डेवलपमेंट हो, साथ में वहाँ के जो स्थानीय समुदाय है उसके आजीविका का साधन भी बेहतर हो। तो इस दृष्टि से नीतियों का निर्माण करना, विशिष्ट अतुलनीय मूल्यों के साथ कुछ पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक रणनीति का यहाँ पे विकास करना, ये सभी इसमें मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट जो है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। हरित भारत मतलब कि जो हमारा भारत जो एक तरीके से पर्यावरण की दृष्टि से काफी समृद्ध था और उसमें वनों का काफी बड़ा क्षेत्र है। तो इन दृष्टि से इसमें ये रखा गया कि हमारे भारतीय क्षेत्र में जो राष्ट्रीय मिशन के अंतर्गत ये हो कि कम से कम जंगल का जो एक तरह से कवर्ड एरिया है वो बढ़े और वो कार्बन के अवशोषण के लिए सिंक टैंक के रूप में, मतलब जो अत्यधिक जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी जो गैसेस है उनका, जैसे CO2 तो क्या है, CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को गैस, उस गैस को जो पेड़ पौधे हैं वो अवशोषित करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन को वो विमुक्त करते हैं। तो ये जो है, तो यदि वन ज्यादा बढ़ेंगे तो CO2 का जो खपत है वो जंगलों में ज्यादा होगा, तो एक तरीके से सिंक टैंक के रूप में काम करेगा। जो प्रदूषक कार्बन डाइऑक्साइड है वो जंगलों में वृद्धि होने से CO2 का अवशोषण हो जाएगा और प्योर जो ऑक्सीजन है वो हमें ज्यादा मिल पाएगा। तो यहाँ पे इसके अंतर्गत इसका लक्ष्य था कार्बन सिंक जैसे पारिस्थितिकी सेवाओं को बढ़ावा देना। ठीक है, यह 60 लाख हेक्टेयर भूमि में वनारोपण के लिए प्रधानमंत्री का हरित भारत अभियान का हिस्सा है, ताकि देश में वन आवरण को 23% से बढ़ा के 33% करना है। कई बार ऐसे एग्जाम में पूछ दी जाता है कि जो हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन है उसके अंतर्गत वन आवरण के कितना प्रतिशत बढ़ा करके प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, 10%, 33%, 40% या 50%। तो जिन्होंने पढ़ा है उसको ध्यान रहेगा कि हाँ 23 से 33 करना था तो 33% होगा। तो इसके अलावा आप ये कार्बन सिंक क्या है, तो इससे यदि प्रश्न पूछा जाता है तो कार्बन सिंक ये है कि जैसे कार्बन जो वातावरण में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो फैल रहा है उसको ऑब्जर्व करने लायक, उसको अवशोषित करने लायक ऐसी पारिस्थितिकी सुव्यवस्था बनाना ताकि वो उसे ऑब्जर्व कर सके। जैसे कि पेड़ पौधे हैं वो उसको अवशोषित कर लेंगे, उसको अवशोषित करने के बाद वो ऑक्सीजन भी मुक्त करेंगे, तो कार्बन यहाँ पे सिंक हो जाएगा। तो यदि आप ये थोड़ा फैक्ट समझ लेंगे तो इससे संबंधित जो ऑप्शन रहेंगे आप उसको आराम से चयन कर पाएंगे। नेक्स्ट है इसका कार्यान्वयन, जो इसका कार्यान्वयन है वो राज्यों के वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से उसर वन भूमि पर किया जाना है। उसर मतलब कि जो अनुपजाऊ भूमि है जहाँ पे बहुत अच्छी फसल नहीं उपजते हैं, ऐसे क्षेत्रों में वन का रोपण करके इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करना है। क्योंकि यहाँ पे लक्ष्य आप देख रहे होंगे कि रखा गया है कि 60 लाख हेक्टेयर भूमि में, कितने 60 लाख हेक्टेयर भूमि में वनारोपण के लिए प्रधानमंत्री का हरित भारत अभियान का ये हिस्सा है, हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों के वन विभाग द्वारा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से उसर भूमि पर वन भूमि के रूप में किया जाना है। ये समितियां समुदायों द्वारा सीधी कार्रवाई को प्रोत्साहित करेगी। सुस्थिर कृषि पर राष्ट्रीय मिशन। सुस्थिर कृषि मतलब कृषि के क्षेत्र में कैसे हम कृषि को बेहतर बना सकते हैं। इसका लक्ष्य फसलों की नई किस्म, खासकर जो तापमान वृद्धि सहन कर सके, उसकी पहचान कर, क्योंकि अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। तो ऐसी कृषि का जो फसल है, ऐसे बीजों की पहचान करना जो अधिक तापमान का सहन कर पाए और अच्छे से अच्छे जो उन्नत पैदावार है उसे प्रदान कर सके।
तो वैसे फसलों की पहचान कर वैकल्पिक फसल स्वरूप द्वारा भारतीय कृषि को जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीला बनाना है, ताकि जो किसान है वो अपने जो मेहनत करते हैं खेती करने में, उनका मेहनत अच्छा परिश्रम के रूप में जो दे रहे हैं उसका अच्छा आउटपुट भी मिल सके, और जो जीवन में खाद्यान्न की जो आवश्यकता है हमारे देश में उसकी भी आपूर्ति बने रहे। और इस दृष्टि से कृषि क्षेत्र में सस्टेनेबल हो, वो कृषि क्षेत्र सुस्थिर बने रहे, इस दृष्टि से ऐसे फसलों की नई किस्म को पहचान करना जो बढ़ते तापमान एवं जलवायु परिवर्तन की दशाओं को झेल सके। इससे किसानों की पारंपरिक ज्ञान जो है तथा व्यवहारिक विधियों, सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव तकनीकी के साथ साथ नवीन ऋण तथा बीमा व्यवस्था द्वारा समर्थित किया जाना है। मतलब इसके लिए और क्या क्या प्रयास किए जाने हैं, इसके लिए किसानों की पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक विधियों, सूचना प्रौद्योगिकी, इन सभी से भी उसको अवगत कराना है। समय समय पे अभी बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे किसान मित्र योजना, इन सभी से क्या है, किसानों को जानकारियां, नई नई जो टेक्निक है उनको बताया जाना, उससे जैव तकनीकों के साथ साथ नवीन ऋण और बीमा संबंधी व्यवस्था भी प्रदान करना, कि यदि किसान के पास पैसा नहीं है और वो खेती लगाना चाहता है तो उसके लिए कुछ ऐसी व्यवस्था हो कि वो लोन ले सके। और यदि फसल उनका किसी मौसमी दशाओं की वजह से, जलवायु परिवर्तन की किसी आपदा या प्राकृतिक आपदा की वजह से यदि नष्ट होता है, तो उनके लिए बीमा, फसलों की बीमा हो, और इन सभी व्यवस्थाओं द्वारा समर्थित किया जाना है। इस मिशन का उद्देश्य यानी कृषि से संबंधित, कृषि को बेहतर बनाने से संबंधित, सुस्थिर बनाने से संबंधित ये राष्ट्रीय मिशन था। अब आता है कि नेक्स्ट है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर भारतीय राष्ट्रीय मिशन। जलवायु परिवर्तन से संबंधित यह मिशन शोध तथा तकनीकी विकास के लिए विभिन्न क्रियाकलापों द्वारा, क्रियाविधियों द्वारा सहभागिता हेतु वैश्विक समुदाय के साथ कार्य करने पर बल देता है। अब ये कहता है कि केवल हम अपने देश के लोगों के साथ ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लोगों के साथ मिलजुल करके जलवायु परिवर्तन के अनुरूप उसको सही तरीके से बनाए रखने के लिए मिलजुल करके वैश्विक समुदाय के साथ कार्य करने पर बल देता है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन से संबंधित समर्पित संस्थानों एवं विश्वविद्यालयों के नेटवर्क तथा जलवायु शोध कोष द्वारा समर्थित इसके स्वयं का शोध एजेंडा होगा। मतलब वो इन क्षेत्रों पे जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी समर्थित जो संस्थान है, इंस्टीट्यूट्स हैं, विश्वविद्यालय हैं, उनके नेटवर्क का और जलवायु शोध कोष द्वारा इन विषयों पर रिसर्च वर्क करेंगे, और साथ ही जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक तरीके से ज्ञान का संवर्धन करते हुए जलवायु परिवर्तन को सुनिश्चित करने वाले जो कारक हैं उनका पहचान करके उसके लिए सार्थक कदम उठाएंगे। यह मिशन अनुकूलन तथा न्यूनीकरण हेतु नवीन तकनीकियों के विकास के लिए, मतलब नए नए कैसे कोई टेक्निक्स हम डेवलप कर सकते हैं, उनके लिए प्रयास करना है, तथा इसके लिए निजी क्षेत्र के उपक्रमों को भी प्रोत्साहित करेगा। मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी इसके लिए मोटिवेट करेगा कि आप जलवायु परिवर्तन हेतु जो रणनीतिक ज्ञान है उस पर आपको फोकस होना है, जलवायु परिवर्तन के प्रति अवेयर होना है, उससे संबंधित अधिक से अधिक रिसर्च का, जो नए नए टेक्निक का जो विकास हो सके उसके लिए अपना योगदान देना है। अंत में देखते हैं कि राष्ट्रीय मिशन का क्रियान्वयन, ये कैसे क्रियान्वयन होंगे। तो इसके लिए है कि इन 8 राष्ट्रीय मिशन को संबंध मंत्रालय द्वारा, जो हमारे मंत्रालय हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं देश के, उनके द्वारा संस्थाकृत किया जाना है। साथ ही इसे अंतर क्षेत्रक समूहों द्वारा संगठित किया जाएगा। अंतर क्षेत्रक मतलब इंटर, जो हमारे अलग अलग जो क्षेत्र है उसके साथ इसे व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और जिनमें संबंध मंत्रालयों के अलावा जितने भी मंत्रालय हैं उससे संबंधित, जैसे पर्यावरण मंत्रालय हो गया, जल मंत्रालय, इन सभी से संबंधित जो अलग अलग जो मंत्रालय हैं, उनके अलावा इसमें संबंधित जैसे वित्त मंत्रालय, योजना आयोग, उद्योग जगत एवं अकादमियों के विशेषज्ञ तथा नागरिक समाज आदि जितने भी संगठक हैं, अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग जो समितियां हैं, उन सभी को संगठित सूत्रबद्ध तरीके से, मैनेज तरीके से इस मिशन के क्रियान्वयन में संलग्न कराना और इस मिशन के लक्ष्यों को पूर्ण करने में प्रोत्साहित करना, ये इसका मिशन के क्रियान्वयन का तरीका होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये हमारा आज का जो टॉपिक था, राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे क्या कहते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण रक्षण और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो हमारे राष्ट्रीय कार्य योजना है, वो 8 योजनाओं को कैसे पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे आज का ये टॉपिक तो यहाँ पूर्ण